फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यूपीपीसीएस का फाइनल रिजल्ट आया हुआ है। उसी कड़ी में हमारे साथ विक्रम कौशल सर हैं, जिनका इस बार यूपीपीसीएस में चयन हुआ है। और सर से जानेंगे इनकी पीटी की रणनीति वगैरह क्या रही, इनकी मेंस की रणनीति वगैरह क्या रही, और इनकी अभी तक की जर्नी कैसी रही यूपीपीसीएस में। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। खास करके यूपीपीसीएस 2023 की प्रीटी को लेकर हम स्पेसिफिक बात करेंगे सर से। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। सर, सबसे पहले तो हमारे तरफ से और हमारे व्यूअर की तरफ से एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। और सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह क्या रहा है। आपने अपनी स्कूली शिक्षा दीक्षा कहाँ से और कैसे ग्रहण की? सर, मैंने अपनी 10वीं तक की शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर मालवीय नगर गोंडा से की है जी। फिर मैंने उसके बाद अपना इंटरमीडिएट शहीद आजम सरदार भगत सिंह थॉमसन इंटर कॉलेज गोंडा से की है। फिर उसके पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन में बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन में श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट लखनऊ से। जी। और सर, मैं आप चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए। आपका किस पोस्ट पे सिलेक्शन वगैरह हुआ है और आपका नाम वगैरह क्या है? सर, इससे पहले 2021 में मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे। जी। और 2022 में मेरा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पद पे हुआ है जी। और जिसमें मेरी 6वीं रैंक है। जी। और सर, यूपीपीसीएस में आपका माध्यम वगैरह क्या रहा और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह क्या रहा? सर, मेरा माध्यम इंग्लिश था जी। और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। जी। तो सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा खास करके कि जो सिविल सर्विसेज का जो एक झुकाव है, आपको कब से शुरू हुआ, कब से आपको मतलब ऐसा लगा कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी वगैरह करनी चाहिए, और किससे आपको प्रेरणा मिलती है सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए? सर, प्रेरणा तो मतलब बचपन से ही घर में ऐसा माहौल था कि लगता था, मतलब एक जिज्ञासा रहती थी ऑफिसर्स को देख के, या घर में कोई किसी सरकारी काम से कोई कार्य करने वाला हो या ऑफिस आता जाता था, तो उससे मतलब एक इंस्पिरेशन बनती रहती थी कि मुझे भी ऑफिसर पोस्ट पे बनना है। जी। और उसके पश्चात फिर जो झुकाव सिविल सर्विसेज की तरफ हुआ वो स्टार्ट होता है मेरे बीटेक के 3rd ईयर से, जी। जहाँ मुझे मतलब ये मतलब अनुभव होता है कि इस क्षेत्र में मुझे जाना चाहिए, क्योंकि एज अ इंजीनियर मैं उतना अच्छा अपना योगदान समाज के लिए नहीं दे पाऊँगा। जी। और वहाँ पे रियलाइजेशन होता है कि मतलब मुझे इस तरफ जाना चाहिए। तभी से मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। जी। और सर, मैं ये जानना चाहूँगा खास करके जब इस तैयारी में आप आए तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खास करके स्टार्टिंग फेज में? सर, सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ चुनौतियाँ हर समय आपका परीक्षा लेती रहती हैं। जी। और ये ऐसा चक्र है कि आप इसमें अगर प्रारंभिक परीक्षा से स्टार्ट करते हैं, फिर मेंस लिखते हैं, फिर इंटरव्यू लिखते हैं, अगर किसी भी एक स्टेज में आप फेल होते हैं जी। तो आपको फिर से वही पुनः साइकिल दोहरानी पड़ती है। जी। तो चुनौतियाँ तो इस एग्ज़ाम में हैं। जी। इस एग्ज़ाम में क्या, बाकी और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सब में चुनौतियाँ हैं, क्योंकि जी। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लोगों की योग्यताएं और चीज़ों को करने की क्षमताएं बढ़ रही हैं, उस जी। हिसाब से कंपटीशन भी बढ़ रहा है। जी। तो चुनौतियां हर एक हर एक स्तर पर मिलती रहेंगी, जी। चाहे वो आपका फैमिली की तरफ से हो, चाहे आपके स्वास्थ्य की तरफ से हो, जी। चाहे आपकी शिक्षा की तरफ से हो, जी। या आपके आर्थिक स्थिति के तरफ से हो। चुनौतियां हर जगह से होती हैं। जी। और सर, सबसे पहले मैं अब इस पे ये जानना चाहूँगा, खास करके जब आप इस तैयारी में घुसे होंगे तो काफ़ी सारे कंटेंट अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, और कंटेंट की एबिलिटी खूब है, लेकिन उसमें कुछ सेलेक्टिव कंटेंट पढ़ने होते हैं जिसे बोलते हैं कंटेंट फिल्ट्रेशन करना। तो उस कंटेंट फिल्ट्रेशन आपने कैसे किया खास करके इस तैयारी के दौरान? सर, शुरू में भटकाव था जी। और इसी वजह से सिलेक्शन भी नहीं हो रहा था। जैसे लोग गलतियां करते हैं कि कई सारे कंटेंट पढ़ना, जी। जहाँ से मिल जाए वहाँ से मतलब नोट्स तैयार कर लेना, कुछ भी वीडियो देख लेना। जी। तो इसकी वजह से शुरू में असफलताएं मिल रही थी, लेकिन फिर उसके बाद वही है कि सफलता आपको तभी मिलती है जब आप अपनी असफलता पे काम करते हैं। जी। तो ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें आपको इस पे मतलब आपको वर्क करना होगा, और इसके लिए आपको कंटेंट के मतलब एक स्पेसिफिक जी। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जी। जैसे आपकी बेसिक एनसीईआरटीज़ हो गई, जी।
और एनसीईआरटीज़ के बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हो गए, जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया। जी तो ये सब चीज़ें। और इसमें जैसे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर जी इसका मतलब बहुत अच्छे से अभ्यास होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर के लिए समसामयिकी घटना चक्र के जो प्रकाशन आते हैं उसके थ्रू आप अपना मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, जी क्योंकि ज़्यादातर जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड होते हैं। जी आप कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्शन होते हैं, जैसे मैं साइंस जनरल साइंस के क्वेश्चंस की बात करूं, जी तो उसमें जैसे विटामिन्स का सेक्शन हो गया, या आपके जो एक्सटर्नल सिस्टम है या कॉर्नियल सिस्टम है, और जो आपके हार्मोन्स हैं, ये सब चीज़ें हमेशा रिपीट होती रहती हैं। जी जी तो आप पहले ही इन चीज़ों को देखिए कि कौन से मतलब कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से सेक्शन बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, जी और उस पे वर्क कीजिए। और ये आपको तभी एहसास होगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। जी। और सर सबसे पहले तो मैं पीटी पे आना चाहूँगा, खास करके पीटी नज़दीक है, 14 मई को ही पीटी है। तो पीटी को लेके आपकी क्या रणनीति वगैरह रहती थी, खास करके 2023 का जो पीटी है उसके लिए? अगर जो कोई बच्चा अगर आपका वीडियो देखे तो उसको क्या चीज़ें करनी चाहिए अंतिम, जिससे कि अंतिम दिनों के लिए कि जो उससे पीटी उसका क्लियर हो? और मैं इस पर एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा नेक्स्ट ईयर के 2024 के लिए पीटी के लिए तैयारी करे तो उसको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? सर अब जैसा है कि 14 मई को हमारा एग्ज़ाम प्रस्तावित है, जी और समय बहुत कम है, अब तो सिर्फ रिवीजन का समय है। जी तो इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए। जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, आपका जो पूर्वावलोकन या जो प्रीवियस ईयर के शॉर्ट नोट्स हैं, जी और आपके बनाए हुए खुद के शॉर्ट नोट्स, इन सब का बहुत बार मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम में अगर आप और कंटेंट इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे या उसको मतलब याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए वो बर्डन हो जाएगा। जी आप अभी तक आपने प्रिपरेशन किया, आप उसको मान के चलिए कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। जी और अब आपने जितना भी कंटेंट इकट्ठा किया, आपने जितने भी अपने नोट्स बनाए, जितना भी उस पर मेहनत किया, जितना समय दिया है, जी उसको मल्टीपल रिवीजन दीजिए। और एक करंट अफेयर के लिए तो अब मार्केट में आई गई है, ई दृष्टि होती है, जी वो मैंने फॉलो की थी। क्योंकि करंट अफेयर में ज़्यादा किसी और सोर्स से नहीं पढ़ता था। जी जो समसामयिकी की दृष्टि आती है, जी उससे आपको 25 जैसे 30 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर के होते हैं पीसीएस प्रीलिम्स। जी तो आप मान के चलिए कि आप अगर उस बुक को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, तो आपको 25 से 27 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए हैं जी करंट अफेयर के लिए। जी तो आप उसका मल्टीपल रिवीजन कीजिए, इधर उधर से मतलब ज़्यादा ये मैगज़ीन पढ़ लेना, वो मैगज़ीन पढ़ लेना, उस पर ज़्यादा ध्यान ना देके जी एक ऐसा सोर्स अपनाइए जो हर टॉपर आपको बताता है, जी और उस पर टिके रहिए। और जो 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, जी वो शुरू से अपनी पूरी स्ट्रेटजी फिर से, जैसे एनसीईआरटीज़ हैं उनको ख़त्म कर लें पहले पढ़ के। जी और फिर बेसिक बुक्स हैं अपने, वो उन सब चीज़ों को जो रिकमेंडेड हैं इस एग्ज़ाम के लिए, वो तैयार कर लें। जी और ये नहीं कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ें, मेंस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ें। जब आप मेंस का तैयार करते हैं, जी तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी भी पूर्ण हो जाती है। जी और मेंस के लिए आपको क्या करना है कि आपको जितने भी सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दी हैं, जी उन पे अपना एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है उसी पे, और उस पे मतलब एक और फिर इसके बाद उसको में जो करंट अफेयर या करंट इवेंट से जो चीज़ें रिलेट होती हैं, जी उसको बाद में वैल्यू एडिशन करते जाना है। जी और हर एक पॉइंट पे आपका मतलब कंटेंट तैयार होना चाहिए, ताकि लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करें मेंस के लिए, तो आप अच्छे से कर पाएँ। जी। और सर मैं ये जानना चाहूँगा खास लास्टली कि 2 बार आपका सिलेक्शन हुआ है, तो जब एक होता है कि संघर्ष का दौर होता है जब पढ़ाई के दौरान, और उस टाइम पे निराशाएँ होती है कभी-कभी पढ़ाई के दौरान, लैक ऑफ वो होता है मोटिवेशन, तो उस टाइम अपने आप को आपने कैसे मोटिवेट किया, और अन्य जो हमारे एस्पिरेंट देख रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे? सर मोटिवेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मतलब क्रिएट कर सकते। जी ये इनर चीज़ है जो आपके मतलब अंतरात्मा से निकलती है। जी आप किस लिए इस लाइन में आए हैं, ये आपको हमेशा मतलब ध्यान में होना चाहिए, जी और वही चीज़ आपको हमेशा मोटिवेट करेगी। अगर आप असफल हो रहे हैं, तो आप उसे इस तरह से मत लीजिए कि वो आप मतलब आपका स्तर समाज में गिर गया है, या जी आपका शिक्षा का स्तर बहुत कम है, ये समझ के मत करिए। जी
अगर आपको असफलता मिल रही है तो उसको आप ये समझिए कि आप जब इस पे सफलता पाएंगे तो सबसे बड़ी सफलता होगी, वो छोटी मोटी सफलता नहीं होगी। और इस पे मैंने कुछ लिखित कुछ मैं पोएम्स लिखता हूँ, तो इसमें मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ कि असफलताएं हैं जीवन में पर वो भी अनंत नहीं, और है अंतिम श्वास देह में, ये आरंभ है अंत नहीं। तो ये चीज़ हमेशा आपको सोच के चलना है कि जब तक आपके शरीर में प्राण है और आपकी इच्छा शक्ति है किसी भी एग्ज़ाम को या किसी भी लाइफ के किसी भी चैलेंज को compete करने की, तब तक आप लगे रहिए, सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। जी। और सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा, जब आपका ये रिज़ल्ट आया तो क्या रिएक्शन था, खास करके परिवार का और आपके मित्रगणों का? सर रिएक्शन तो पहले रिज़ल्ट पे आता है, जो एक्साइज इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट आया था जी, उस पे जो रिएक्शन था वो मतलब दोबारा जो ये रिज़ल्ट आया उसमें उतना एक्साइटमेंट नहीं था। हाँ, खुशी थी कि रैंक इम्प्रूव हुआ, पोस्ट इम्प्रूव हुआ, जी, लेकिन मतलब जो पहला होता है वो पहला होता है सर। जी, तो मतलब बहुत नॉर्मल ही रिएक्शन था। जी, माता पिता से आशीर्वाद लिया, उन्होंने आगे बढ़ने को कहा और ऊंचाइयों तक पहुंचने को कहा। जी। और सर मैं ये लास्टली जानना चाहूँगा, आप जैसे बता रहे हैं आपका एक्साइज इंस्पेक्टर की पहली बार सिलेक्शन हुआ, फिर आपका इस बार रैंक इम्प्रूव हुआ है, तो आपने खास करके जिस अटेम्प्ट में आपका एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ और इस अटेम्प्ट में इन बिटवीन आपने क्या किया ऐसा, मतलब जिससे कि आपका रैंक इम्प्रूव हुआ? सर जब मैंने अपना पहला मेंस दिया था 2020 में, तो मेरा मेंस ही नहीं हुआ था, क्योंकि वो पहली बार मेरा प्रीलिम्स क्रैक हुआ था और मुझे मतलब ये एक्सपेक्ट ही नहीं था कि मेरा प्रीलिम्स भी निकलेगा, और मैंने मेंस का तो तैयारी नहीं की थी। इवन मैंने अपने ऑप्शनल को भी नहीं तैयार किया था और सिलेबस तक नहीं देखा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरा प्रीलिम्स, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो मैंने यूपीपीसीएस दे दिया था 2020 का, तो अचानक से जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता हो गया। फिर बचे थे 2-3 महीने, तो उसमें मैंने अपना मतलब किसी तरह से compete किया और शॉर्ट नोट्स बनाए उस पर, और लास्ट टाइम तो उतना अच्छा से कंटेंट क्रिएट नहीं हुआ। मैंने लिखा आंसर, लेकिन और मैंने एक भी आंसर नहीं लिखा ना जी, तो इसकी वजह से आंसर राइटिंग की नहीं, तो उसका परिणाम ये था कि बहुत कम नंबर आए थे, मेरे 655 नंबर आए थे। जी, फिर जब मैंने 21 का मेंस दिया था तो उसमें मैंने आंसर राइटिंग की थी, लेकिन उस स्तर तक नहीं की थी जो मैंने 2022 में की। मैंने 2022 में लगभग पहले तो यूपीएससी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं मेंस के, उसको मैंने लिखा जो मेरे टॉपिक से यूपीपीसीएस से रिलेट करते हैं। और मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की थी, मैं खुद अपना एक बुकलेट बनाता था पेजों को जोड़कर, और उसमें मतलब मैं क्वेश्चन लिख देता था पहले। जैसे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस एंड टेक से या इन्वायरमेंट के सेक्शन से ये पूछे गए हैं पास्ट 5-6 साल के, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता था हर पेज पे, और उतना स्पेस बना के जैसे क्यूसीबी मिलती है मेंस में, उस तरह से फॉर्मेट बना लेता था। और फिर मैं टाइमर लगा देता था प्रॉपर 3 घंटे का, या जितने भी जिस हिसाब से 10 क्वेश्चन है तो 1.5 घंटे का, अगर 20 क्वेश्चन है 3 घंटे का, तो उस हिसाब से लगा के मैं मतलब आंसर लिखता था टाइमिंग लगा कर, और फिर उसका रिव्यू करता था, मॉडल आंसर से मिलाता था, उसमें वैल्यू एडिशन करता था। जो कंटेंट मुझे नहीं मालूम होते तो उसके साइड में मैं लिख देता था, जो 2 हाशिए होते हैं जो स्पेस दिया जाता है, उस स्पेस के साइड में मैं वैल्यू एडिशन कर देता था। तो रिवीजन के समय मुझे मतलब चीज़ें याद रहती थी, और मतलब पता रहता था कि इस सब्जेक्ट में मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका इंट्रो कंक्लूज़न मेरा पहले से तैयार होगा, डाटा जो होंगे वो मेरे तैयार होंगे, नई चीज़ें पता होंगी, या केस स्टडी लगाना हो तो केस स्टडी लिखा। तो इस तरह से मैंने मेंस की तैयारी की, और मैंने कई सारे आंसर लिखे और ख़ुद से मतलब उसका इवैल्यूएशन किया। और जब तक आप अपना आत्म मंथन नहीं करेंगे, आपकी कॉपी कोई भी चेक कर दे, जब तक आप स्वयं का मंथन नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। जी, तो सर आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका नेक्स्ट टाइम किसी बड़े पद पे चयन हो उसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।